आशीष जी हाजिर है, रोलेक्स रिंग्स पर चर्चा होगी। एक नया आईपीओ, धमाकेदार लिस्टिंग हमने जोमेटो की देखी है, बहुत उम्मीदें वहां पर थीं और वो सारी उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ। जबरदस्त मोमेंटम आईपीओ के बाजार में, बताइए क्या प्राइसिंग है? जोमेटो के बाद सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है तत्व चिंतन की लिस्टिंग। जी हाँ, वो कल होने वाली है। वो गजब होने वाली है, उसका इंतजार रहेगा। रोलेक्स रिंग्स आज से आईपीओ की शुरुआत होगी सब्सक्रिप्शन के लिए। फ्राइडे तक ये आईपीओ बाजार में खुला है। 880 से 900 रुपए का प्राइस बैंड है। 731 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे। इस बार नोटिस करिएगा, ज्यादातर आईपीओज में ओएफएस का कंपोनेंट तगड़ा है। 675 करोड़ का ओएफएस होगा, केवल 56 करोड़ रुपए का फ्रेश इशुएंस। ओएफएस जो है, राइवेंडल पी जो है, वो अपना स्टेक यहां पे बेचने जा रही है इस आईपीओ के जरिए, तो पैसा उनके पास जाएगा। जो फ्रेश इशुएंस आना है 50-55 करोड़ रुपए का, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए होगा। 16 शेयरों का लॉट है, एक लॉट पे 14,400 रुपए खर्च करने होंगे और मैक्सिमम रिटेल 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। कल खबर आई थी कि 219-220 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से अपर बैंड पे इस कंपनी ने रेज कर लिए। ये कंपनी करती क्या है? ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, फोर्जिंग कंपनी है, इस देश की 5वीं सबसे बड़ी फोर्जिंग कैपेसिटी रखती है। ये कंपनी हॉट रोल्ड फोर्ज्ड और मशीन बेयरिंग रिंग्स बनाने का काम करती है और इसके अलावा गाड़ियों के कई सारे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स भी बनाती है अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, जिसमें टू व्हीलर्स हैं, पैसेंजर व्हीकल, सीवीज, ऑफ हाईवे व्हीकल्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उन सब के लिए कुछ कुछ काम करती है। अब इस कंपनी के रेवेन्यू मिक्स में बेयरिंग रिंग्स जो हैं 57% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का आता है। तो फिर इसके पीयर्स हुए एसकेएफ इंडिया, लिस्टेड पीयर्स की बात कर रहा हूं, एसकेएफ इंडिया, शैफलर, टिमकेन, एनआरबी बेयरिंग जैसी कंपनीज, और फोर्जिंग में भारत फोर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, एमएम फोर्जिंग जैसी कंपनीज इसका पीयर सेट। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पिछले 3 सालों से हर साल ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज में डिक्लाइन, पर वो कहा जा रहा है लार्जली कोविड का प्रेशर था जो ये कंपनी झेल रही थी। पर इस बीच हुआ क्या? ओवर द इयर्स बैलेंस शीट में लगातार इंप्रूवमेंट। मेरे ख्याल से लास्ट जो रिपोर्टेड डेट इक्विटी है 0.7 टाइम्स के आसपास आ गया है। काफी स्ट्रेन रिड्यूस करा इस कंपनी ने अपनी बुक्स पे। तो ये वो कंपनी जो आज खुलने जा रही है शेल सर। तो यूं समझिए, जो बेयरिंग रिंग्स होते हैं आशीष जी, आप देखिए 2 चलते हैं, एक अंदर और एक बाहर, और उसके बीच में गोले लगे रहते हैं। छर्रे कहते हैं। जी हाँ, चलिए छर्रे, क्या बात मतलब छर्रे से याद आ जाता है। जी जी बिल्कुल। तो वो ये कंपनी बनाती है, बाकी 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स रेलवे को सप्लाई की जाती है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग बेच के निकल रहे हैं, और यहाँ पर आप समझिए कि प्राइमरी मार्केट्स में नए शेयर होल्डर्स आएंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की तरफ से ऑफर फॉर सेल है। 27वां आईपीओ है ये जुलाई तक, सन 2021 में। और जोमेटो की शानदार लिस्टिंग, कल ताबड़तोड़ लिस्टिंग आपको होती हुई दिखेगी तत्व चिंतन फार्मा की। आस्था जी जुड़ चुकी हैं, बहुत मजबूत पकड़ रखती हैं आप आईपीओ बाजार में, और बहुत सटीक राय आपको आती हुई दिखी है अब तक सारे के सारे आईपीओस पर। आस्था जी, रोलेक्स रिंग्स नाम तो बहुत बढ़िया है, अब बताइए दाम कैसा है? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आशीष जी और सभी पैनल मेंबर्स को शुभ प्रभात। रोलेक्स रिंग की बात करें तो जी बिल्कुल, नाम भी बहुत बढ़िया है और वैल्यूएशन भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, और उसी वजह से हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से सब्सक्राइब है, लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लगाना चाहिए। कंपनी जिस तरह से आशीष जी ने बताया कि 5th कंपनी है फोर्जिंग जो इंडस्ट्री है उसमें, तो देखा जाए तो टॉप नंबर पे आता है भारत फोर्ज, उसके बाद एमटेक ग्रुप है, महिंद्रा सीआई है, रामकृष्ण फोर्जिंग्स हैं, और 5वें नंबर पे इनका नाम आता है रोलेक्स रिंग का इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो कंपनी की मैं 3-4 बातें, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे काफी ज्यादा पसंद आती हैं। सबसे पहले तो इनका जो क्लाइंट बेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो आशीष जी ने बताया कि एसकेएफ हुआ या एनआरबी बियरिंग हुआ या शार्पनर हुआ, ये कंपेटिटर्स के तौर पे आशीष जी ने बताया, लेकिन यही इनके क्लाइंट बेस भी है। तो इनका क्लाइंट बेस काफी ज्यादा मजबूत है, और जो इनका जो क्लाइंट बेस है बेसिकली 80% ऑफ मार्केट शेयर यही क्लाइंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बियरिंग्स मार्केट में। तो वो भी अपने आप में दर्शाता है कि कितना मजबूत इनका क्लाइंट बेस है और उनका कितना मजबूत शेयर है पूरे मार्केट में। तो और दूसरी तरफ ये क्लाइंट्स जो हैं काफी ज्यादा स्टिकी नेचर के हैं, क्योंकि 70% जो इनके क्लाइंट्स हैं वो इस तरह के हैं जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है लास्ट 10 ईयर्स से। तो स्टिकी क्लाइंट बेस है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, और उनका
खुद का काफी बड़ा मार्केट शेयर है, तो वो कंपनी को यहाँ पे काफी ज्यादा एक मजबूती प्रदान करता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक चीज जो फाइनेंशियल्स में देखने में आई है, ये कंपनी सीडीआर में गई थी 2013 में, और अब देखा जाए तो इन्होंने ऑलमोस्ट 93-94% ऑफ अपना डेट पे कर दिया है, और कुछ डेट ही बाकी है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि FY22 तक ये सीडीआर से बाहर आ जाएगी। तो सीडीआर से जब भी कोई कंपनी बाहर आती है तो वो अपने डिसीजंस खुद ले पाती है, स्पेशली बोरोइंग्स को लेके, तो वहां पे कंपनी को एक इंडिपेंडेंस मिलेगी, और दूसरे भी उनको बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस अगर लेने होंगे तो उसमें भी इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो वो भी कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। तो और तीसरी एक अंतिम बात जो मैं बोलना चाहूंगी, बेसिकली पावर कॉस्ट 8% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, और ये सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है कंपनी का, और इसी दिशा में कंपनी कुछ कदम रख रही है और अपनी पावर कैपेसिटी को वो यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है, स्पेशली सोलर पावर कैपेसिटी को, तो वो भी आगे जाते हुए प्रॉफिट्स मार्जिन को बढ़ाएगी। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए भी ये अच्छी है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी अच्छी है, और मेरी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है इस IPO। चलिए, यहाँ पर निवेश आप कर सकते हैं, और ये आपको राय आस्था जी दे रहे हैं। एक बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ IPO बाजार के दीवान साहब भी हैं। प्रकाश डालिए दीवान जी। रोलेक्स रिंग्स पर आशीष जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं आप ही अफोर्ड कर सकते हैं रोलेक्स की घड़ी, लेकिन क्या रोलेक्स के शेयर हमारे दर्शक अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं? शैल जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर रोलेक्स की घड़ी नहीं तो रोलेक्स की रिंग सही लेके अगर कोई सोच रहा है तो डेफिनेटली ये विद इन रीच है। बट देखिए, ऑन अ मोर सीरियस नोट, संजोग मैं राजकोट में था वीकेंड पे, और सैटरडे संडे को कुछ एक इवेंट के लिहाज से, और वहां पे इस कंपनी की रेपुटेशन जो इस एरिया के हैं, ये प्रमोटर्स कंपनी वहीं स्थित है, काफी पॉजिटिव है। लेकिन मुझे एक पर्सनली IPO को लेके एक चिंता हमेशा रहती है, जब खास करके OFS बड़ा होता है। देखिए, OFS जब बड़ा होता है तो आप ये मानिए कि जो कारोबार इतने सालों से समझते हैं, बिजनेस समझते हैं, वो हमेशा आपको एक ऐसे प्राइस पे देंगे जो मैक्सिमाइज करता है उनकी वेल्थ को। अब उसमें आपको हिस्सेदारी लेनी है और उसके आगे की जर्नी में शामिल होना है कि नहीं, ये आपको जवाब आपको अपने आप टटोल के लेना है। बट मुझे हमेशा लगता है OFS वाले स्टॉक्स में थोड़ा सा एक वो रहता है, शॉर्ट टर्म डिमांड की वजह से आपको प्राइसिंग मिल जाता है, लेकिन जब करेक्शंस आते हैं तो बहुत सिवियर आते हैं। जैसे हमने कई कंपनीज में देखा पिछले कुछ दिनों में 900 950 पे लिस्टिंग हुई एक पेस्टिसाइड कंपनी की, वो 600 650 पे आके कुछ दिनों में अटक गया, और उसके बाद फिर वापस अपनी जर्नी शुरू की और आज 800 के ऊपर है। सो इस टाइप की जर्नी जो रहती है वो पेनफुल हो सकती है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये जर्नी को अपने तैयारी के साथ अगर लेना चाहे तो ही करिए, अदरवाइज IPO हो जाने दीजिए, प्राइस इक्विलिब्रियम आ जाने दीजिए, और अगेन बाय ऑन डिप्स करके करिए, क्योंकि बेयरिंग्स एज अ सेक्टर, अभी जो शाफलर के नंबर्स आए, टिमकिन के आए, उसको देख के ये भी कोई स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। लेकिन जो पिकअप है, रिकवरी चाहिए हमको रेवेन्यू में, वो जब आए तब इसमें करिए, क्योंकि IPO के बाद तो आपको कभी भी लेने का मौका मिल जाएगा। सो सिर्फ IPO में इन्वेस्ट करने की ऐसी चेष्टा मैं तो नहीं करूंगा। आई वुड वेट फॉर द IPO टू कम थ्रू, प्राइस टू बी इक्विलिब्रियम एंड देन इवैल्यूएट। चलिए, ये एक बहुत ही सटीक और सुलझी हुई राय आपको दीवान साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। जो OFS का साइज है वो दर्शाता है रोलेक्स रिंग्स में कि वहाँ पर इनसाइडर बिकवाली ज़रा ज़्यादा होती हुई दिख रही है। एक